क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने एग्रीगेट डिमांड से जुड़े हुए बहुत से कॉन्सेप्ट समझे थे, एग्रीगेट सप्लाई से जुड़े हुए हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को समझा था, राइट। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्विकली इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू कोर्सशाला। देखो बच्चों, जब मैं बात करती हूँ रिवीजन की, तो यहाँ पे हम उस चैप्टर का पूरा समराइज वर्जन जो है वो हम देखेंगे। अगर आपको हर एक टॉपिक का डेप्थ जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको वो देखना है तो आप उसके लिए जो वीडियोस है अपने उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको यही चैप्टर क्विकली अगर आपको कंप्लीट करना है या फिर रिवाइज करना है, उसको समराइज वर्जन उसका देखना है, तब फिर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन ने किया था एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि जब भी हम एग्रीगेट वर्ड को सुनते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो अगर जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की या फिर एग्रीगेट सप्लाई की, तो हम यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, टोटल डिमांड को, टोटल सप्लाई को, ठीक है। अब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई किसी एक पर्टिकुलर गुड की अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में डिमांड किए गए हैं या फिर सप्लाई किए गए हैं, इसको अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं जब अपन किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद में अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई जो ये डिमांड है वो कौन कौन क्रिएट करता है। तो जब इसके अंदर भी अपन ने देखा था कि भाई जब अपन 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो जब 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। जब 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। फिर जब अपन 4 सेक्टर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी की अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर इन तीनों सेक्टर्स के अलावा अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। तो इन सब की डिमांड को जब अपन टोटल करते हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर काउंट होता है। क्लियर? तो मुझे लगता है एक ब्रीफ जो है वो आपको मिल गया होगा। सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दी टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, टोटल डिमांड सभी गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एक्स एंटे। देखो अब यहाँ पे इसको मेजर करने के 2 तरीके हमने बात की थी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, या तो एक तो आप इसको जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे कर लो या फिर आप इसको लोगों की इनकम के बेसिस पे कर लो। देखो एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। किस तरीके से, जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और जब प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। फिर अपन ने यहाँ पे जो दूसरा तरीका था एडी को मेजर करने का, उसके बारे में बात करी थी, एंड दैट वाज इनकम, ठीक है, लोगों की जो इनकम होती है। तो यहाँ पे एडी का और लोगों की इनकम का कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिला, ठीक है। इसका मतलब कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ाते हैं, और जब इनकम कम होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज वेरिएबल, ठीक है। फिर हमने ये चीज देखी थी कि हम एग्रीगेट डिमांड को किस बेसिस पे मेजर करते हैं। 2 तरीके अपन ने देख लिए। अब इसके अंदर अपन इनकम को इनकम को अपन लेकर के आगे चलते हैं, और इसमें भी अपन एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं। देखो इनकम मान लो या फिर आप एक्सपेंडिचर मान लो, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये एक तरीके से एक ही हैं। जब आपकी इनकम होगी तभी तो आप एक्सपेंडिचर कर पाओगे। तो एग्रीगेट डिमांड को जब मेजर किया जाता है वो टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे किया जाता है कि इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उन गुड्स एंड सर्विसेज पे। प्रोड्यूस तो बहुत सी होती हैं, है ना, बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कितने खरीदे जाते हैं, कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको अपन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के अंदर काउंट करते हैं। डन? सो इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एक्स एंटे, यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल आर विलिंग टू इनकर at different level of income is known as aggregate demand.
यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे लोग जितना गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करना चाह रहे हैं उसको ही अपन एग्रीगेट डिमांड के नाम से जानते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो लोग ज्यादा खर्चा करने में बिलीव करते हैं, जब इनकम कम होती है तो लोग कम खर्चा करते हैं, और इसी को ही मतलब ये सारी चीजें मिलकर के ही इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड क्रिएट करती है, ठीक है, जिसको अपन एग्रीगेट डिमांड के नाम से जानते हैं। अब इसका एक स्केड्यूल है, एग्रीगेट डिमांड को अपन ने टेबल के फॉर्मेट में भी समझा था, फिर अपन ने इसका कर्व भी देखा था, ठीक है। तो टेबुलर जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन स्केड्यूल कहते हैं। So AD schedule is the tabular representation of the sum total of expenditure that people are willing to spend on goods and services at different level of their income during the accounting year. तो यहाँ पे वही चीज है, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बता दी है, बस उसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दिया है। सो यहाँ पे क्या है, ये इनकम है, पहले 0 थी और उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 20 शो हो रही है। तो आप सोचोगे कि यार जब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे 20 और इनकम 0 है तो ये पॉसिबल कैसे है। तो देखो एक चीज हमने समझी थी कि जब इनकम 0 होती है उस पॉइंट पे भी सर्वाइवल के लिए इंसान खर्चा तो करता ही है, ठीक है, भले ही कम से कम खर्चा करेगा लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ चीजें तो डेफिनेटली खरीदनी पड़ेगी अपना पेट भरने के लिए, राइट। अब वो ये जो एक्सपेंडिचर है हो सकता है वो अपनी पुरानी सेविंग्स के थ्रू करता होगा, या फिर हो सकता है कि वो किसी से उधार मांग के करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जब इनकम 0 होती है और जो मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड यहाँ पे जो क्रिएट होती है, जो खर्चा किया जाता है, उसको अपन ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में क्या होता है कि आपकी यहाँ पे इनकम जनरेट होती है और एग्रीगेट डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती है, फिर वापस इनकम बढ़ती है और फिर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, फिर वापस यहाँ पे इनकम बढ़ी, फिर वापस एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इनकम जितनी है उतनी सारी की सारी क्या करती है, उतना कंजम्पशन पे खर्च कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होती है। फिर उसके बाद में भी वापस इनकम बढ़ती है, लेकिन अब जो बढ़ी हुई इनकम है उसका बहुत ही कम पोर्शन कंजम्पशन पे खर्च किया गया है, मतलब एक्सपेंडिचर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस टेबल को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बस इतना मत देखिएगा यहाँ पे कि भाई हाँ ठीक है पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिटवीन इनकम एंड एडी, वो तो डेफिनेटली है ही, इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें। सबसे पहला फैक्टर तो मैंने आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला बता दिया था कि जब इनकम 0 होती है तो जो मिनिमम कंजम्पशन किया जाता है उसको अपन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कह देते हैं, ठीक है, फॉर सर्वाइवल। उसके बाद में क्या देखा हमने कि जब इनकम यहाँ पे जनरेट हुई तो हमारी इनकम से ज्यादा हमारा क्या है, कंजम्पशन है, खर्चा है हमारा, ठीक है। फिर वापस हमारी इनकम बढ़ी और इस पॉइंट पे भी हमारी इनकम से ज्यादा हमारा क्या हो रखा है, इधर हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे भी सेम यही चीज थी। फिर एक ऐसा फेज आया जहां पे हमारी इनकम और हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बिल्कुल बराबर है। फिर उसके बाद में क्या आया कि हमारी इनकम है ज्यादा और हमारा खर्चा है कम, यानी कि इस पॉइंट पे सेविंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इन सभी बातों को अपन डिटेल में आगे एक एक करके सारी चीजें को अपन देखेंगे, तो वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप ये देख लो कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल होता क्या है, तो जहां पे मतलब ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जहां पे इनकम और डिमांड को अपन प्लेस आउट करते हैं, ठीक है। अब कर्व की बात करते हैं, तो कर्व की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव मतलब इसका कर्व बनेगा क्योंकि रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक चीज जो कि आपको फोकस करनी है दैट इज कि इनकम को आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका एडी है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। कंजम्पशन आपका कभी भी 0 नहीं होता है, भले ही आपकी इनकम 0 ही क्यों ना हो। अभी मैंने आपको इसका रीजन बताया था क्योंकि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आप खर्चा करोगे ही अपना पेट भरने के लिए, फॉर सर्वाइवल। अब ये जो खर्चा है ये आप किसी अपनी पुरानी सेविंग्स या फिर उधार मांग के कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि एडी जो होता है, जो कंजम्पशन होता है, वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो अब ये चीज आप इस ग्राफ में भी देखिएगा, देखो इनकम ये है आपकी इनकम, ठीक है, जो कि आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ये है आपकी इनकम, और एडी यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब टू सेक्टर, अगर ये टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो इसके अंदर ये दो सेक्टर ये रहे, कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। और ये एक्स एक्सेस पे आपकी इनकम है, ठीक है, और वाई एक्सेस पे आपकी एग्रीगेट डिमांड है। इस तरीके से आपका एडी कर्व है वो बनता है। सिंपली इसके अंदर कोई भी इन चीजों को इतना डेप्थ मत जाइएगा कि भैया इतनी सारी लाइनें हैं ये क्या है,
कुछ नहीं। इसका अगर आपसे सिंपली ग्राफ पूछें तो ये आपकी इनकम है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, और ये आपका कंजम्पशन है जो कि कुछ ना कुछ मिनिमम पॉइंट से तो स्टार्ट होता ही है अपार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड मैं आपको बातों ही बातों में काफी बार बता चुकी हूँ। तो कंपोनेंट्स जो हैं ये डिपेंड करता है कि अपन कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, या फिर अपन ओपन इकोनॉमी की बात करें, तो इस पे डिपेंड करता है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इज डिस्कस्ड इन द 2 रेफरेंस, नेमली कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी दोनों के अंदर अपन इसको स्टडी करते हैं जब अपन क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। सो द क्लोज्ड इकोनॉमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताती हूँ। तो जैसे अगर ये क्लोज इकोनॉमी है तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक है 2 सेक्टर और एक है 3 सेक्टर। 2 सेक्टर के अंदर आ जाता है आपका हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, 3 सेक्टर के अंदर आ जाता है आपका हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसको अपन देखते हैं। सो अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज द एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउसहोल्ड which is called household consumption expenditure. In economics it is represented by the alphabet C. हाउसहोल्ड जो हाउसहोल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर जो करता है, उसे क्या हम कहते हैं? उसको अपन कहते हैं हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाउसहोल्ड सेक्टर हमेशा खर्चा किन चीजों पे करता है? उन चीजों पे करता है जिसको वो कंज्यूम करता है। ठीक है, और इसको अपन इकोनॉमिक्स के अंदर किस अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। Whereas the expenditure done by user sector for a longer period of time is known as private investment expenditure and it is represented by capital I. तो यहाँ पे देखो 2 सेक्टर हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी 2 सेक्टर जो मॉडल है उसके अंदर एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो कि खर्चा कर रहा है कंजम्पशन के मोटिव से, और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि खर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मोटिव से। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल सी डिनोट्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल आई डिनोट्स द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? चलिए, to calculate AD in 2 sector economy, both the expenditure done by the household and the producers are added together. यानी कि इस तरीके से आपका AD होता है, ये I है। ठीक है, AD आपका इस तरीके से देखने को मिलता है in 2 sector closed economy। ठीक है, चलिए अब 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। सो अंडर 3 सेक्टर इकोनॉमी द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ this is form okay in the form of welfare for consumption as well as for investment purpose, both are taken, which is represented by alphabet G। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाता है? गवर्नमेंट इसके अंदर ऐड हो जाती है। अब गवर्नमेंट का दोनों पोर्शन इसमें ऐड हो जाता है, कंजम्पशन वाला भी ऐड हो जाता है और इन्वेस्टमेंट वाला भी ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन भी करती है, ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो दोनों ही जो इसकी डिमांड है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। इसको अपन कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अलॉन्ग विद द एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, इन 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी आर टेकन ऑल टुगेदर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ऑफ दैट इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो ये है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी। नाउ अब अपन ओपन इकोनॉमी पे स्विच करते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी अभी अब तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर अपन ने 2 सेक्टर देखा और 3 सेक्टर देखा। ओपन इकोनॉमी के अंदर अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्वॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या है कि भाई अगर इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है और दूसरे देश उसको डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो उनकी डिमांड भी तो हमारी कंट्री की डिमांड में तो ऐड होगी ना। वो जो डिमांड कर रहे हैं हमारे गुड की, तो उनकी डिमांड भी तो हम ही अपने टोटल डिमांड में ऐड करेंगे, राइट? तो उसको भी अपन इंक्लूड करते हैं। जब जिन जिन चीजों को अपन एक्सपोर्ट करते हैं, जिन गुड्स को अपन एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो करते हैं हम बेसिकली इसलिए क्योंकि उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, और वो जो डिमांड क्रिएट हो रही है वो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट बनेगी। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इसीलिए इंक्लूड करते हैं। So in the open economy, the expenditure of 4 sectors are taken together
to get the value of aggregate demand. The four sectors along with the expenditures are as follows. तो अब इसके अंदर फोर सेक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आप सी से डिनोट करते हो, और इसे करता कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है, राइट। फिर आ जाता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको प्रोड्यूसर्स करते हैं, और इसको कैसे आप डिनोट करते हो? कैपिटल आई से इसको आप डिनोट करते हो। फिर आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी दोनों फॉर्म में होता है, कंजम्पशन के फॉर्म में भी होता है और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी होता है, और उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय कैपिटल लेटर जी। नाउ फिर आता है एक्सपेंडिचर डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? बाय द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, which is the difference between the value of exports of goods and the value of imports of the goods in the economy. Net export अपन कैसे निकालते हैं कि हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं तो हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है। सो अब यहाँ पे टोटल मिलाकर के ओपन इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो ये हो जाता है आपका ओपन इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे स्विच करते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो प्लान्ड प्रोडक्शन होता है, प्लान्ड उनका जो आउटपुट होता है, जिसको वो डिजायर कर रहे हैं कि वो प्रोड्यूस करे, उसको सेल करे, उसको अपन एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट रेफर्स टू द टोटल प्लान्ड सप्लाई दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू मेक और विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। जो कि वो प्रोड्यूसर चाह रहा है बनाना और बेचना, उसको अपन एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। व्हाइल गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट देते हुए Keynes made an assumption that the economy which he chose is a closed capitalist economy. तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का जब कीन्स ने जब एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने ये अज्यूम करा है, ठीक है, ये अजम्पशन दिया है कि हम एक क्लोज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यू टू विच द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कैलकुलेटेड टू जीरो, जिसके अंदर NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। कुल मिलाकर के बात ये है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इन्वॉल्व इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। इन अनदर वर्ड्स, aggregate supply is the sum total of cost which is produced within the country, or can be said that it is the value of net national product at factor cost। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, समझिएगा इस बात को, हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है हम सिर्फ इसी को ही इन्वॉल्व करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। हम जो प्रोडक्शन दूसरे देश के अंदर हुआ है हम उससे इन्वॉल्व नहीं करते हैं, टू बी वेरी मच स्पेसिफाइड ओवर हियर। अब प्रोडक्शन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। ये मैंने आज चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है, ठीक है। किस तरीके से होता है एक बार मैं आपको वापस समझा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई जो है अकॉर्डिंग टू कीन्स, इनका ये कहना है कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, NNP@FC। यहाँ पे अपन ग्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेट की बात कर रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP@FC, ठीक है। अब इसके अंदर जब अपन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं या एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम ओवर हियर। हम हमारी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, और ये चीज मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है होता है वो हमारी इनकम के बराबर होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे जो भी चीज सप्लाई कर रहे हैं वो प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ होगा। प्रोडक्शन किसकी मदद से हुआ होगा? ये जो भी फैक्टर्स यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मदद से हुआ होगा। फिर बदले में उनको इनकम दी होगी, जिनकी जो भी जैसे रेंट, वेजेस, कैपिटल, प्रॉफिट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, सॉरी, सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
तो ये सारी चीजें मिलकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बनी होगी, ठीक है। अब जो प्राइस यहाँ पे प्रोड्यूसर मतलब मांगने के लिए तैयार है, उतनी ही वही प्राइस यहाँ पे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम इस चीज को ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और हमारी इनकम बराबर होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान जो जो इनकम यहाँ पे इनकम जनरेशन हुआ है वो भी तो यहाँ पे काउंट होगा, और जो इनकम जनरेशन है वही हमारी इकोनॉमी की इनकम को मतलब इनकम के अंदर देखा जाता है। जैसे सपोज करो कि मेरा कहने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर हियर, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये लोग मिलके क्या करते हैं, ये लोग मिलके यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को इकोनॉमी के अंदर सप्लाई किया जाता है, जो कि एग्रीगेट सप्लाई बनता है, जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जब ये लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो इनकी इनकम जनरेशन होता है। इनकम कैसे जनरेशन होता है? ये वाला इनकम जनरेशन होता है, ठीक है। ये जो हो रहा है ये है आपका इनकम जनरेशन, राइट। तो अब जो प्रोडक्ट की प्राइस तय होगी उसमें ये सारा का सारा ऐड होगा। तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है उस प्राइस पे ये लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, तो यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक ही स्केल पे हैं, ठीक है। जो प्राइस यहाँ पे ये मांग रहा है वो ये प्राइस देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे एक तो पर्सपेक्टिव ये हो गया, दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर जिन जिन फैक्टर्स की मदद से प्रोडक्शन किया गया है उन सभी फैक्टर्स को यहाँ पे रिवॉर्ड्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इस तरीके से इनकी इनकम भी जनरेट हुई है, राइट। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, नेशनल इनकम दोनों बराबर मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि क्योंकि अपन सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशनल यानी कि सिर्फ हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो हम सिर्फ और सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी को ही कंसिडर करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू कीन्स, ठीक है। हम यहाँ पे जो मतलब जो दूसरे कंट्रीज जो इन्वॉल्व होते हैं उसके इन्वॉल्वमेंट को अपन यहाँ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया गया है दैट NFIA इज कैलकुलेटेड जीरो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे बिल्कुल जीरो माना जाता है, ठीक है। So aggregate supply is the sum total of cost which is produced within a country, or can be said that it is the value of net national product at factory cost. So aggregate supply is equals to, अब यहाँ पे जो चीज मैं ये बोलना चाह रही हूँ ना, aggregate supply is equals to, तो aggregate supply national income के बराबर है, यानी कि aggregate supply rent, wages, interest, profit इन चारों के बराबर है, okay? So AS is equals to wages, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वेजेस के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाता है और ये सारा पोर्शन जो है वो किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, ठीक है। नेशनल इनकम पे थोड़ा सा वापस से आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। सो एनटीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इसकी यही हमारी इनकम होती है, ये सारी मिलकर के क्या होती है? हमारी इनकम बनती है। और हमारी जो इनकम होती है ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक की जाती है फॉर सेक ऑफ कंजम्पशन और दूसरी की जाती है फॉर सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है दैट AS इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस S, ठीक है। इनकम कह लो या इसको नेशनल इनकम कह लो, इट्स द सेम थिंग। सो दिस इज व्हाट द समरी ऑफ दिस होल एग्रीगेट सप्लाई इज, ठीक है। चलिए नाउ वील टॉक अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल ओवर हियर। अब ये होता क्या है? सो वापस से यही एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्लान्ड बाय अ प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब इस टेबल की तरफ देखो,
इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो यहाँ पे जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी हमारी इनकम भी बिल्कुल उतनी ही होगी। क्लियर? सो यहाँ पे आप हर एक उसमें देखोगे, क्योंकि अभी अपन ने देखा ना दैट AS इज इक्वल्स टू इनकम। सो यहाँ पे 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल 45 डिग्री अपवर्ड्स होता है। ठीक है, सो इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो इसका जो AS कर्व होता है वो बिल्कुल इस तरीके का बनता है, अपवर्ड। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सो बेसिकली ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अब जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ये कैसा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा। So consumption functions refers to the functional relationship between the income and aggregate consumption. ठीक है, so consumption function क्या है? It refers to the functional relationship between the income and the aggregate consumption, total consumption. In another word, it reveals the expenditure done by household with respect to the different levels of income in an economy. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या रिवील कर रहा है? The expenditure done by the household sector जो एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, मतलब अपनी लेवल के अकॉर्डिंग हाउसहोल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन पे खर्चा करता है, डिफरेंट डिफरेंट खर्चा जो हाउसहोल्ड सेक्टर करता है इनकम के पर्सपेक्टिव से, इसको और वो जो रिलेशनशिप होता है उसको ही अपन कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आज मेरी इनकम है 0, तो मिनिमम कंजम्पशन मैं 30 का रखूंगी, यहाँ पे मैं मेरा कंजम्पशन बढ़ाऊंगी। 20 मेरी इनकम हुई, कंजम्पशन मैंने बढ़ा दिया, फिर मेरी इनकम 40 हुई तो यहाँ पे कंजम्पशन मैंने अपना बिल्कुल अपनी इनकम के बराबर कर दिया। फिर उसके बाद में जो आगे वाली कहानी है वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, सो एज पर कीन्स कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम। कंजम्पशन जो है वो इनकम से कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही एक ही डायरेक्शंस में वर्क करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स दैट विद द इंक्रीज इन इनकम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस और वाइस वर्सा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। But the rate of increase in consumption is smaller than increase in income at break even point. अब यहाँ पे break even point की बात हो रही है, तो break even point क्या है? तो मैं अभी आपको बताती हूँ break even point क्या है। So 20, 40, 60, ये 35 है। ठीक है, 35, 40 और ये 45। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो टेबल मैंने बनाई है ना, इसके अंदर आपको कुछ चीजें मैं समझाती हूँ। सो ये तो हो गया बच्चों आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला फेज। ठीक है, ये हो गया आपका वो वाला फेज जहां पे आपकी इनकम से ज्यादा आपका कंजम्पशन है। ये वाला फेज वो हो गया जहां पे आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन कैसा है? बराबर है। ठीक है, जितनी आपकी इनकम है उतना आपने कंजम्पशन कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है आपका दिस वन, ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब इस यहां पे ये बोला गया है कि द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन इनकम एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड बट द प्रोड्यूसर कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस टू अर्न प्रॉफिट। अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में आप सोचोगे कि यार बस अब जितनी इनकम थी उतना तो कंजम्पशन कर लिया, अब प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे इसके बाद में प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करेगा वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेगा। ठीक है, डिमांड तो फुलफिल कर दी, लेकिन अब जो प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करेगा, क्योंकि अब उतना कंजम्पशन नहीं होगा जितनी इनकम है, क्योंकि यहाँ पे अब सेविंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका जो पॉइंट होता है ना, ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑलराइट, अब इसको वापस से देखना, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस और वाइस वर्सा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज स्मॉलर देन द इंक्रीज इन इनकम। इस पॉइंट के बाद में, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद में जो कंजम्पशन रेट है वो हो जाती है स्मॉलर देन योर इनकम रेट। ओके, क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर द सेविंग्स इज जीरो एंड होल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे सेविंग आपकी जीरो होती है और जितना आपका पैसा है वो सारा कंजम्पशन में यूज कर लिया जाता है। देखो, इससे पहले वाली सिचुएशन में क्या होता है कि सेविंग जो है वो नेगेटिव है।
ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव सेविंग है और यहाँ पे सेविंग है 0 और यहाँ से सेविंग क्या स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स आपकी 0 रहती है, उससे ऊपर आपकी नेगेटिव सेविंग रहती है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में ग्रेजुअली सेविंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो इन अनदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर द लेवल ऑफ इनकम इज जस्ट इक्वल टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ये वो पॉइंट है जहां पे लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सो अबव द लेवल ऑफ ब्रेक इवन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। देखो यहाँ पे मेरे को लगता है इस पॉइंट के अंदर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, बस ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इस ब्रेक इवन से ऊपर क्या होता है कि कंजम्पशन ग्रेटर होता है इनकम से और इसके नीचे क्या होता है, इनकम ग्रेटर होती है कंजम्पशन से। ठीक है, सो ये थोड़ा सा फ्लिप कर दिया है, इसमें ये बोला है दैट अबव द लेवल ऑफ ब्रेक इवन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन वेयर इज बिलो द लेवल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो इसको थोड़ा सा वाइस वर्सा कर दिया है, बट व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दिस थिंग ओवर हियर, ऑलराइट। अब यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन फंक्शन होता है इसे अलजेब्रिकली अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये देखिए। सो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन फंक्शन, C बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, तो जब आपकी इनकम 0 होती है उस पॉइंट पे जो कंजम्पशन होता है, जो भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है उसको अपन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। प्लस बी क्या है, बी रेट है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद आया। बी क्या होती है, बी वो रेट होती है जिस रेट से जो आपका कंजम्पशन है वो चेंज हो रहा है। भाई कुछ ना कुछ रेट से इनकम चेंज हो रही है और कुछ ना कुछ रेट से आपका कंजम्पशन चेंज हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे जो अपन ने ये जो टेबल देखी है, यहाँ पे आपकी इनकम के अंदर चेंज कितना हो रहा है, 20 से 40, 40 से 60, तो 20 का चेंज हो रहा है इनकम में और कंजम्पशन में कितने का चेंज हो रहा है, 5 का। ठीक है, तो MPC आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, 1/4, ओके। और Y स्टैंड्स फॉर योर इनकम, तो इसको अपन अभी और डिटेल में समझते हैं। तो स्केड्यूल और कर्व है यहाँ पे, देखो MPC का, तो इनकम है पहले आपकी 2000, ठीक है, कंजम्पशन है 2600, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनकम से ज्यादा आपका कंजम्पशन है, सेविंग कितनी है, नेगेटिव है -600, फिर इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन भी बढ़ गया, लेकिन कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा है, वापस से 300। फिर एक फेज ऐसा आया जो कि ब्रेक इवन फेज है, जहां पे इनकम के बराबर क्या है, आपका कंजम्पशन है और यहाँ पे सेविंग्स कितनी है, 0 है। फिर इनकम बढ़ी और यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ा है, लेकिन अब इनकम जो है वो ज्यादा है हमारे कंजम्पशन से। इसके बाद में भी इनकम बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन इस पॉइंट पे भी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी सेविंग्स स्टार्ट हो गई है। अब इसको अगर अपन ग्राफ के फॉर्म में समझें, तो देखो ये तो आपकी इनकम है जो कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती है। भले ही इस टेबल के अंदर 0 नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी आप ये चीज सोच के रखना कि इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसको अपन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन हमारा जैसे 2600 से स्टार्ट हुआ है, तो अब इतनी बड़ी तो वो यहाँ पे अपन वो बना नहीं सकते ना, मतलब पॉइंट्स प्लेस नहीं कर सकते, तो मोस्टली ऐसे पॉइंट में अपन यहाँ पे किंक बना देते हैं, या फिर अब यहाँ पे तो ठीक है आपको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ बनाया, बाकी इतने भारी जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो आपको जनरली एग्जाम्पल के थ्रू भी नहीं लेने होते, तो आप इजी नंबर्स के थ्रू भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है कि कंजम्पशन आपका ज्यादा है आपकी इनकम से, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे शो कर रही है और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पे है और कंजम्पशन आपका वाई एक्सिस पे है। नाउ कंक्लूजन, सो विद द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ा है एंड the vice versa. When C is greater than Y, saving is negative. जब कंजम्पशन ज्यादा होगा हमारी इनकम से, तो यहाँ पे सेविंग कैसी होगी, नेगेटिव होगी। When C is equals to Y, जब C यानी कि कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होंगे, तो इस पॉइंट पे सेविंग कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ब्रेक
इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी। आपकी इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है, राइट। नाउ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इसको अपन दो फॉर्मेट में समझते हैं। एक अपन समझते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के फॉर्मेट में और दूसरा अपन समझते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के फॉर्मेट में। एवरेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम होता है, ठीक है। दिस एपीसी स्टैंड्स फॉर दिस, total consumption upon total income. MPC stand for change in income upon change in consumption upon change in income, कि आपके कितने इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, वो जो रेशियो होता है, वो जो प्रोपोर्शन होता है, वो अपन MPC के अंदर देखते हैं। सो APC को देखो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर to aggregate income. So it is the ratio of aggregate consumption expenditure to aggregate income. In other words, it shows the percentage of income which is spent on the consumption. मतलब हमारी टोटल इनकम में से कितना पोर्शन कंजम्पशन पे स्पेंड किया गया है, तो ये हम उसको एवरेज को देखते हैं, ठीक है। अब इसको भी स्केड्यूल और कर्व के साथ में देखते हैं। तो इनकम आपकी 0, 10, 20, 30, 40, 50, कंजम्पशन इज 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है, 48। यहाँ पे एपीसी एवरेज, तो एवरेज हमने कैसे निकाला, सी प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे 8/0, ठीक है। फिर 16/10, 1.6, ओके। फिर उसके बाद में 24/20, 1.2, 32/30, 1.06, 40/40, 1, and 48/50, 0.96। तो एक चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी, ठीक है, कभी भी एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, कभी भी 1 से इनका, क्योंकि इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास में 1 आता है, तो ये कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, उससे कम ही होता है। तो अगर जहां पे ये 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या चीज शो कर रही है कि यहाँ पे ये चीज में इस पॉइंट पे ये है कि आपकी इनकम से ज्यादा आपका कंजम्पशन है और यहाँ पे सेविंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन इसका यही है, आगे देखेंगे अपन इसको। बट बाकी यहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, सी बार प्लस बी वाई। सो व्हेन एपीसी इज मोर देन 1, जब एपीसी आपका 1 से ज्यादा होता है, कंजम्पशन इज मोर देन 1, अभी अपन ने देखा इस पॉइंट पे जब एपीसी जो है वो 1 से ज्यादा है तो क्या है, आपका कंजम्पशन ज्यादा है आपकी इनकम से, ठीक है। व्हेन एपीसी इज इक्वल्स टू 1, जब एपीसी 1 के बराबर होता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू द इनकम। एंड व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, जब एपीसी 1 से कम है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, और वहां पे सेविंग्स स्टार्ट होती है, ओके। नाउ एमपीसी के बारे में बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर अब वी टॉक अबाउट द चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इट शोज द टोटल चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर जब इनकम में चेंज हुआ है तो उसका कितना पोर्शन कंजम्पशन में चेंज होगा, तो इसका जो रेशियो निकलता है उसको अपन एमपीसी के थ्रू अपन इसको कहते हैं, ठीक है। एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। So, points to remember: if the entire additional income is consumed, the value of MPC is 1. जो भी, जैसे अभी तक अपन क्या देख रहे थे कि MPC जैसे अगर 40 है और कंजम्पशन भी इस पॉइंट पे 40 है, तो जब ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर होंगी तो MPC क्या होगा, 1 होगा। और इसका मतलब क्या है, if the entire additional income is consumed, the value of MPC is 1. तो इस पॉइंट पे अगर entire इनकम को कंज्यूम कर लिया है तो इस पॉइंट पे एमपीसी क्या होगा, 1 होगा। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, और अगर पूरी की पूरी जो बढ़ी हुई इनकम है अगर उसको पूरी की पूरी सेव कर लिया तो एमपीसी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। नाउ we'll talk about the saving function over here. All right. So saving functions refer to the functional relationship between income and aggregate saving.
सो सेविंग फंक्शन क्या है? इट्स अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगी सेविंग भी वैसे वैसे बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये इसका भी जो रिलेशन है वो बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन अनदर वर्ड्स इट रिवील्स द टोटल सेविंग डन बाय द हाउसहोल्ड्स। सो टोटल सेविंग डन बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो अलग अलग लेवल पे जो हाउसहोल्ड सेक्टर वो कितनी और किस तरीके से सेविंग करता है, अपन वो चीज सेविंग फंक्शन के अंदर देखते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। अब हम सेविंग जो होता है वो हमारी इनकम का वो पोर्शन होता है जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता है, राइट? एंड बाय डिडक्टिंग द टोटल कंजम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम सेविंग कैन बी कैलकुलेटेड। हमारी टोटल इनकम से अगर हम तो हमारा टोटल कंजम्पशन डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में सेविंग निकल के आ जाएगी। सपोज हमारी इनकम है 100, इसमें से हम 80 का कंजम्पशन करते हैं, जो बचा हुआ होता है ये हमारी सेविंग हो जाती है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोली है। सो S इज इक्वल्स टू Y माइनस C। जब हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे हमारे पास में सेविंग निकल के आ जाती है। द सेविंग फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान रखिएगा, जो सेविंग फंक्शन है ये कंजम्पशन फंक्शन से ही डिराइव होता है, राइट? अब कंजम्पशन फंक्शन आपको पता है क्या होता है? C इज कंजम्पशन फंक्शन C प्लस B Y, ये होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन, राइट? अब सेविंग फंक्शन के लिए क्या होता है? ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है ये हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी, क्योंकि ये हमें पता है ये क्या होता है? एमपीसी। एमपीएस निकालने के लिए हम 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये y हमारा इनटू में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सेविंग फंक्शन। वी ऑल्सो नो दैट y इज इक्वल टू c प्लस एस और s इज इक्वल टू y माइनस c। ये आपका सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है, राइट? अब यहाँ पे एक स्केड्यूल है और यहाँ पे कर्व है। सो इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है और सेविंग गिवन है, ठीक है? तो जब इनकम 0 है, कंजम्पशन आपका 200 है, सेविंग कितनी हो गई? नेगेटिव में 200। जब इनकम 100 है, 250 आपका कंजम्पशन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव सेविंग होगी। जब इनकम आपकी 200 है, कंजम्पशन आपका 300 है, यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव सेविंग होगी। फिर आपकी इनकम 300 हो गई, आपका कंजम्पशन और बढ़ गया, सेविंग आपकी अभी भी नेगेटिव चल रही है। फिर आपकी जितनी इनकम है उतना आपने कंज्यूम कर लिया, सेविंग यहाँ पे 0 है। फिर आपकी इनकम और बढ़ी, अब यहाँ पे आपने कंजम्पशन अपना कम कर दिया और यहाँ से अब आप सेविंग करना स्टार्ट हो चुके हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन ने यहाँ पे नेगेटिव मतलब अपना जो पोर्शन है, अपनी जो सेविंग है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, और नेगेटिव हमारे ग्राफ के अंदर हमेशा इस तरफ से होता है, राइट? ये जो अपना y एक्सिस होता है ये इस ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव होता है। तो जब भी नेगेटिव से स्टार्ट करना होता है हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसा इसके ग्राफ में आपको शो हो रहा है। सो दिस इज नेगेटिव सेविंग। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे जितनी आपकी इनकम है उतना अपना कंज्यूम कर लिया, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ओके? और उसके ऊपर आपकी क्या आ जाती है? पॉजिटिव सेविंग हो जाती है। क्लियर? तो इसमें तो एज सच मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। द प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रोपेंसिटी टू ऑफ सेविंग होता है ये भी 2 तरीके से होता है, एपीएस एंड एमपीएस, ओके? सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग। आपको पता है एग्रीगेट सेविंग अपॉन एग्रीगेट इनकम, यही आपका एवरेज, मतलब एवरेज के बारे में जो अपन बात करते हैं तो उसके अंदर अपन टोटल को कंसिडर करते हैं। सो एग्रीगेट सेविंग टू एग्रीगेट इनकम, इन अनदर वर्ड इट शोज द परसेंटेज ऑफ इनकम व्हिच इज सेव्ड। मतलब आपकी इनकम के चेंज होने पे आपने कितना पोर्शन सेव किया है, ये जब अपन टोटल इन टोटल जब अपन काउंट करते हैं तो उसको अपन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर रखते हैं, ठीक है? जैसे आपकी इनकम 100 है, सेविंग आपकी 40 है। अब एपीएस यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 0.4। ये अपन ने कैसे निकाला? 40 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया? 0.4, ठीक है? इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अब आपका जो एपीएस होता है ये कभी भी 1 नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये 0 हो सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपका 0 हो सकता है। इट राइजेस विद द राइज इन इनकम, और ये जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगा। आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करिए, एपीसी कैन नेवर बी 1। एपीसी मतलब जितना आपने आपकी इनकम है वो सारा आप सेव कर लो, ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? और मोर देन 1, या फिर आपकी इनकम से ज्यादा आप सेव कर लो, ये भी नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, यानी कि आपने बिल्कुल ही सेव नहीं किया, या फिर इनकम जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे आपने अपनी सेविंग बढ़ा दी। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये यहाँ पे इसका ग्राफ है, राइट? अब अपन बात करते हैं एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो
इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। हमारी इनकम जब चेंज हुई तो उसका कितना पोर्शन हम सेविंग में मतलब स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन सेविंग कितनी है, तो इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इट रेफर्स टू द रेशियो of change in saving to change in income. It shows the total change in level of saving with the change in level of income in the economy. So इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम बढ़ी उसका कितना पोर्शन हम सेविंग, मतलब कितनी हम सेविंग बदल रहे हैं, यही रेशियो आपका क्या कहलाता है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, नाउ इसके अंदर भी पॉइंट्स टू रिमेंबर, एमपीएस वेरीज फ्रॉम 0 to 1। आपका एमपीएस हमेशा 0 से 1 तक होता है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टू सेव। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, इन दोनों के रिलेशनशिप को भी आप देख लीजिए। सो एपीएस प्लस एपीसी, इन दोनों का किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर अगर आप बात करो एमपीएस के बारे में और एमपीसी के बारे में, तो इसका सम भी हमेशा 1 के बराबर होता है। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीसी इज ऑलवेज 1। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।